राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान के हालचाल। सब आनंद मंगल हो। देखो आपका पाठ चल रहा है डीएनए और डीएनए में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि जो एग्जाम रिलेटेड जितनी चीजें थी वो अपन ने डीएनए के फर्स्ट पार्ट में कर ली थी। भगवान करे कि उनसे ज्यादा चीजें बाहर नहीं आए, है ना। वैसे आएगी भी नहीं, है ना, क्योंकि अपनिष्ठ क्या है, भगवान है। मजाक कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद में अपन सोच रहे हैं कि थोड़ी सी एक स्टेप आगे, क्योंकि आजकल एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है कि कहां से दे दे। देखो सेंट्रल डोगमा सिद्धांत आपके दे दिया दोस्तों, मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये एक सेकंड ग्रेड लेवल की चीज है, वो आपके उसके सिलेबस के अंदर दे दिया है। तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मैं सोचूं कि डीएनए प्रतिकृति या द्विगुणन के बारे में भी आपको बता दिया जाए। सबसे पहले ये होता क्या है, देखो सीधी सी बात है कि एक डीएनए जो होगा, इस एक डीएनए से इसके जैसा ही एक और डीएनए बनेगा। एक और क्या बन जाएगा, डीएनए। जैसे आप कोई पेपर लेके गए और पेपर को फोटोकॉपी कराई और बोला कि फोटोकॉपी कर दो, इसकी रंगीन फोटोकॉपी कर दो। साहब उसने रंगीन फोटोकॉपी करके दे दी। अब आपको पहचान ही नहीं पा रहे हो ओरिजिनल कौन सी रंगीन कौन सी। समझ में आ रही है बात। यानी कहने का मतलब फोटोकॉपी है एक प्रकार की। फोटोकॉपी का मतलब वो चीज वही है ना, ऐसा नहीं है। अब यहाँ प्रतिकृति यानी वो एक की दो बन गई। प्रतिकृति का मतलब कोई फोटोकॉपी हो गई, जिसे इंग्लिश में यहाँ पर अपना रिप्लीकेशन कहते हैं, या द्विगुणन यानी एक से दो हो गए। समझ में आ गया, कुल मिला के संख्या बढ़ रही, एक से दो हो रहे। अब ये किस प्रकार से होती है, कैसे होती है, वो अपन यहां पर बात करेंगे साहब। चलो, होती कहां साहब, ये केंद्रक द्रव के अंदर होती है। केंद्रक द्रव, ठीक, केंद्रक द्रव। अब आपको पता है कि मैंने आपको अभी बताया था कि जब कोशिका विभाजन होती है, क्या होती है साहब, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन क्यों होती है साहब, कि आपका जो शरीर है भाई, एक निश्चित कोशिका, शरीर बढ़ना, विकास कब करेगा, वृद्धि कब करेगा, लंबा चौड़ा कब होगा, जिसमें सेल की संख्या बढ़ेगी। तो सेल की संख्या विभाजन के प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ती है, सेलों की संख्या विभाजन की प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ती है। तो उसके अंदर आपका बताया कि किसका विभाजन होता है, गुणसूत्रों का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है, गुणसूत्रों का विभाजन होता है। इन गुणसूत्रों में गुणसूत्र, ये गुणसूत्रों के अंदर पाए क्या जाते हैं साहब, डीएनए प्लस प्रोटीन, ठीक। ये डीएनए प्लस प्रोटीन, यानी वास्तव में जो विभाजन हो रहा है वो किसका हो रहा है, डीएनए का। अब वहां पर कोई भी मान लो सेल जाएगी, मान लो एक सेल से दो सेल का निर्माण होगा, यही तो विभाजन हुआ। यानी इसके अंदर एक केंद्रक, एक उदाहरण के तौर पर आप मानिए जैसे आपके इसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, तो इस वाली सेल में भी 46 गुणसूत्र जाने चाहिए, इस वाली सेल में भी 46 गुणसूत्र जाने चाहिए। इसका मतलब इन 46 गुणसूत्रों ने अपने को दो दो भागों में बांटा, ठीक है। यानी इन्होंने क्या किया, टोटल मिला के देख लो आप 80 90 92 गुणसूत्र तैयार किए। यानी इस 46 गुणसूत्रों ने डबल गुणसूत्र बनाए। समझ में आ रही ना, 46 गुणसूत्रों ने क्या किया, डबल गुणसूत्र बनाए, ताकि इसमें भी 46 जा सके और इसमें भी 46 जा सके। क्योंकि इस वाली सेल में अगर 46 से कम ज्यादा चले गए तो फिर मनुष्य नहीं रहोगे। समझ में आ गई। चलो साहब, तो कुल मिला के एक कोशिका से, ये सेल है, इस सेल से ये दो सेल का निर्माण हुआ। तो सेल के साथ में केंद्रक का भी विभाजन हुआ, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है, गुणसूत्र का विभाजन हुआ, गुणसूत्र के साथ में वास्तव में गुणसूत्र का विभाजन है क्या साहब, डीएनए का विभाजन। किसका विभाजन है, डीएनए का विभाजन। यानी एक डीएनए, उदाहरण के तौर पर अगर यहां बात की जाए, गुणसूत्रों को छोड़ दिया जाए कि ये एक डीएनए है साहब, इस एक डीएनए से कितने डीएनए बने, एक डीएनए इसमें जाएगा और एक डीएनए इसमें जाएगा। आ गई बात समझ में। यानी एक डीएनए से कितने डीएनए बनाए तुमने, दो डीएनए बनाए। कब बनाए आप साहब, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के अंदर भी अलग अलग स्टेज होती है। तो इसमें एक स्टेज होती है इंटरफेज। इंटरफेज की भी 5 अवस्थाएं होती है। उसमें कौन सी अवस्था होती है साहब, एस उप अवस्था। यानी एस उप अवस्था में, इंटरफेज अवस्था की एस उप अवस्था में आपके डीएनए का द्विगुणन होता है। कई सारे एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। बात समझ में आ रही है मैं जो लिंक करना चाह रहा हूं। यानी आपका कोशिकाओं की संख्या बढ़ानी है, शरीर की लंबाई चौड़ाई बढ़ानी है, तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ानी होगी। कोशिकाओं की संख्या बढ़ाने के लिए कोशिका विभाजन नामक क्रिया होती है, सेल डिवीजन जो होती है। सेल डिवीजन के अंदर यानी एक सेल दो सेल में कन्वर्ट होगी। अब एक सेल में अगर सेल का विभाजन हो रहा है तो इसके साथ साथ इसका केंद्रक का विभाजन हो रहा है। केंद्रक का विभाजन है तो इसके गुणसूत्र का विभाजन हो रहा है। गुणसूत्र के अंदर डीएनए का भी विभाजन हो रहा है। तो यानी एक सेल से दो सेल बनेगी तो एक डीएनए से भी दो डीएनए बनेंगे। तो एक डीएनए से दो डीएनए बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है, डीएनए प्रतिकृति होगी। कब, ये सेल डिवीजन के अंदर एक अवस्था होती है इंटरफेज, उसकी उप अवस्था है एस उप अवस्था। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए प्रतिकृति या डीएनए का द्विगुणन, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए यहां पर क्रिया होगी।
बात समझ में आई साहब? चलो साहब, यहां तक एक बात समझ में। अब थोड़ी सी इसकी अपन क्रिया की बात कर लेते हैं कि ये होती कैसे है। चलो, होती कैसे है। जैसे मैंने कहा कि गुणसूत्र आपका किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का आपका गुणसूत्र होता है ना, डबल हेलिक्स, है ना, ये डबल लेयर बना लेता है साहब, ये इस प्रकार का गुणसूत्र होता है। आपको पता है इसकी जो सीढ़ियां का निर्माण कर रहा है, वो सीढ़ियों का निर्माण कौन कर रहा है? नाइट्रोजन बेस कर रहा है। कौन कर रहा है साहब? नाइट्रोजन बेस। इसके अलावा इसमें ये दो कुंडलियां हैं भाई, कुंडली समझ रहे हो ना, एक कुंडली ये और दूसरी कुंडली ये। इस प्रकार से इसमें कितनी कुंडलियां हैं? दो। यानी एक डीएनए से दो डीएनए अगर बनाने हैं तो आपको पहले इन सीढ़ियों को तोड़ना होगा। किनको तोड़ना होगा? सीढ़ियों को, यानी नाइट्रोजन क्षारक को तोड़ना होगा। अब आपको पता है कि जो नाइट्रोजन क्षारक है वो क्या है, इनके बीच में ये जो बंध बने हुए हैं इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक। अब ये जो बंध है ये कौन से बंध है साहब? हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, तो एक एंजाइम आता है, उसका नाम है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम्स के माध्यम से H4 हेलिकेज और H4 हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन बेस के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देता है? ये तोड़ देता है। अब बीच में से सीढ़ियां टूट गई है, लेकिन अभी भी भाई आपको इस प्रकार का डीएनए प्राप्त हो गया है, लेकिन अभी भी ये कुंडलन नहीं खुला हुआ है। अभी क्या है? ये कुंडलन नहीं खुला हुआ है। तो एक दूसरा एंजाइम आता है दोस्तों, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज जो एंजाइम्स होता है वो इस कुंडलन को खोल देता है। क्या कर देता है? इस डीएनए के कुंडलन को खोल देता है। तो अब कुछ डीएनए आपको इस प्रकार का नजर आएगा। समझ में आ रही है बात? और आपको इसको विश्लेषण करके देखें इस प्रकार से, तो कुछ इस प्रकार से डीएनए बट जाता है दोस्तों, इस प्रकार से, है ना। ये खुल गई, इसकी कुंडलियां खुल गई साहब। क्या हो गई? इसकी कुंडलियां खुल गई साहब। अब क्या होगा कि प्राइमर का निर्माण करना पड़ेगा। तो प्राइमर के लिए कौन सा एंजाइम काम आएगा? आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा काम में आएगा दोस्तों? आरएनए पॉलीमरेज। अब होगा क्या? देखो, एक से दो बनाने हैं, तो यानी ये दो डीएनए क्या होगा? दोनों कुंडलियां अलग अलग हो गई। हाँ साहब, ठीक है, अलग अलग हो गई। यानी ये कौन सी दिशा है? आपको पता है 3 से 5, ठीक है। अब आपको पता है ये कौन सी दिशा है? 3 से 5। अब यहां पर क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम्स होगा वो किसका निर्माण करेगा? प्राइमर का। किसका निर्माण? प्राइमर, यानी शुरुआत करेगा भाई इसके साथ में। देखो, सीधी सी घटना ये होगी, दो डीएनए अलग हो गए। अब इसके साथ में कोई एक चेन एक्स्ट्रा जुड़ेगी, फिर इसके साथ एक चेन जुड़ेगी, फिर ये अलग हो जाएंगे। ये अलग डीएनए का निर्माण कर लेगा और ये अलग डीएनए का निर्माण कर लेगा। यानी दोनों डीएनए में एक चेन आपको पता हो, आपको समझ में आ रही हो, तो पुरानी ही काम में आ रही है, पुरानी काम में आ रही है। यानी एक जो भी आपके डीएनए का निर्माण हो रहा है, ये मान लो डीएनए है, ये दूसरा डीएनए का निर्माण, इस भाई ये दो भागों में तोड़ दिया तो इससे इस प्रकार का डीएनए का निर्माण हो जाएगा। तो दोनों डीएनए में एक ये चेन, इसकी ये चेन क्या है? पुरानी है। यानी नए डीएनए में भी पुराने लक्षण मौजूद होंगे। यानी ये क्या कहलाते? भाई पुराने लक्षण संरक्षण हैं। तो लेकिन कैसे संरक्षण? आधे ही संरक्षण है। तो इसे कौन सी विधि बोलते हैं? अर्ध संरक्षी विधि। कौन सी विधि बोलते हैं? अर्ध संरक्षी विधि बोलते हैं। अब ये जो कुंडलन होगा, ये जो इसको टूटेगा, वो कैसे टूटेगा साहब? अब इसकी जो दिशा होगी द्विगुणन की या प्रतिकृति की, कौन सी होगी? 5 to 3। कौन सी होगी? 5 भाई इसके साथ में 3 से 5 बना। अब तो उल्टा होगा, यानी ये इस प्रकार की चीज कहलाती है प्राइमर। फिर ये लंबी होगी दोस्तों, और लंबी होके इस प्रकार की इसके सामने स्ट्रक्चर बनाएगी। ये सबसे पहले इस तरफ ऊपर की ओर जा रही है, ये इसका कहलाता है फोर्क, है ना। इस डीएनए का कहलाता है फोर्क। अगर इसकी दिशा फोर्क की ओर है ना, यानी इसकी 5 और ये बनेगी 3, यानी द्विगुणन की दिशा भी पूछी जाती है आपको। कौन सी होती है द्विगुणन की दिशा? द्विगुणन की या प्रतिकृति की जो दिशा होगी दोस्तों, वो कौन सी होगी? 5 से
3 की ओर होगी यानी फोर्क की दिशा की ओर होगी। अब फोर्क की दिशा की ओर होगी तो इसको कहते हैं अग्रगामी अग्रगामी श्रृंखला, अग्रगामी श्रृंखला। ठीक है साहब। अब जो दूसरी होगी मित्रों, वो दूसरी कैसी होगी? पश्चगामी होगी। कैसी होगी? पश्चगामी होगी। देखो भाई, शुरुआत यहां से हुई थी 5 से लेके 3 तक, ठीक ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो इसलिए अपन ने दिशा कह दिया 5 to 3। अब क्या होगा? यहां से चलेगा कार्यक्रम, अब 5 to 3, अब यहां से बनना शुरू हो रही है इस वाले की चेन, यानी 3 to 5। इसकी चेन कौन सी बन रही है दोस्तों? 3 to 5, यानी ये तो अग्रगामी की दिशा, अग्रगामी की दिशा, और ये पश्चगामी की दिशा। लेकिन पश्चगामी हमेशा टुकड़ों में बनता है। कैसे बनेगा? टुकड़ों में बनता है। शुरू शुरू में इस प्रकार से ये टुकड़ों में बनेगा, और इन टुकड़ों को कहते हैं, 10 बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है ये, ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी खंड क्या कहेंगे इनको? ओकाजाकी खंड। यानी डीएनए प्रतिकृति में पश्चगामी, ये कौन सी श्रृंखला है? पश्चगामी। क्यों? क्योंकि ये फोर्क की दिशा के विपरीत बन रही है, पश्चगामी। तो यह पश्चगामी जो श्रृंखला बन रही है दोस्तों, ये खंडों के रूप में बनती है, सेगमेंट के रूप में बनती है, इसलिए इनको कहते हैं ओकाजाकी खंड। ओकाजाकी खंड है ये लाइगेज, लाइगेज एंजाइम, लाइगेज है ना भाई, ये टुकड़ों में तो रहेंगे नहीं, तो लाइगेज एंजाइम के माध्यम से इन टुकड़ों को जोड़ा जाता है। अब ये फिर जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद में ये डीएनए अलग हो जाएगा, ये डीएनए अलग हो जाएगा, और ये एक स्वतंत्र डीएनए का निर्माण कर लेगा, और ये वाला भी एक स्वतंत्र डीएनए का निर्माण कर लेगा। मेरे ख्याल से आपको बहुत ढंग से बात समझ में आई होगी। तो नोट्स के रूप में मैं इन चीजों को क्या कर देता हूं, आपको लिखा देता हूं। अगर मजा आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लोगों तक बात पहुंचाए। बहुत मेहनत होती है भाई वीडियो को और इसे सूचनाएं आप तक लाने के लिए, है ना। तो बिना ऐसे फ्री में बहुत मुश्किल होता है। देखो, मन को कहीं पैसे मिल रहे हो ना, हाँ आज क्लास लेंगे तो 500 रुपए मिल जाएंगे, 1000 रुपए मिल जाएंगे, बिना तो भी पर मेहनत करने की इच्छा होती है। साला यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो। अब उसी से ही तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, वही तो हमारा पैसा है। तो इसको थोड़ा बढ़ाओ, गुरुजी को फेमस करो, ताकि मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं। ओके, अब मैं नोट्स लिखाता हूं, पेन कॉपी निकालू। हाँ देखो, छापो दोस्तों इसको, फिर आगे की ओर चलते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों इनका, तुरंत ले लो स्क्रीनशॉट, छाप लो, फिर आगे के पॉइंट की ओर चलते हैं अपन। मजा आ रहा होगा? ओके, लाइक्स तो को। देखो दोस्तों, अगला जो टॉपिक है डीएनए अंगुली छाप है, डीएनए फिंगरप्रिंट। पहले वाले अपन ने जो डीएनए का पहला वाला टॉपिक तैयार किया था, इससे पहले वाला वीडियो, उसके अंदर मैंने इसके बारे में आपको लगभग जानकारी दे दी थी। फिर भी मैं आपको बता देता हूं इसका मतलब क्या होता है। जैसे किसी की माता पिता की पहचान करनी हो, वो कैसे होगी? तो उसके डीएनए से होगी। आपको सबको पता है कि डीएनए के, यानी आप किसी मनुष्य की बात करते हैं, इतना आपको सबको पता है, गुणसूत्रों की संख्या 46 होती। वो 46 कहां से आई दोस्तों? कि 23 पिताजी से आई और 23 माताजी से आई। वो भी कहां से आई? शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हुआ, उससे युग्मनज का निर्माण हुआ, युग्मनज बढ़कर ही बच्चे का निर्माण होता है। आपको सबको पता है ये प्रक्रिया पूरी की पूरी बढ़ती। तो शुक्राणु यानी नर से, यानी पिताजी से आए, उसमें 23 गुणसूत्र थे, और अंडाणु जो कि माताजी से आए, उसमें 23 गुणसूत्र थे। और गुणसूत्र का मैं सीधा सीधा यहां आपको बताना चाह रहा हूं कि वो डीएनए की बात हो रही है। समझ में आ गई? गुणसूत्रों के अंदर बहुत सारे क्या है? डीएनए प्रेजेंट है। यानी आधे डीएनए किसी बच्चे में माता के हैं, आधे डीएनए पिता के। यानी अगर माता पिता के डीएनए से उसकी जांच कराई जाए तो क्या होगा दोस्तों, कि पता चल जाएगा कि इसका बेटा है या बेटी। ठीक है, बात समझ में आएगी। और डीएनए हो सकता है कि साहब किसी और से मान लो जो वो मैच खा जाए, नहीं खाएगा दोस्तों, क्योंकि डीएनए जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक आदमी की अंगूठे का फिंगरप्रिंट अलग होता है।
ऐसे ही डीएनए का जो फिंगरप्रिंट होता है वो अलग अलग होता है हर व्यक्तियों में, समझ में आ गई। लेकिन कुछ माता का मिलेगा और कुछ पिता का मिलेगा, तो उसके माता पिता की जानकारी हो जाती है। कोई बलात्कारी व्यक्ति होता है, उसकी अगर मान लो चेक करता है कि किसी लड़की के साथ इसने रेप या बलात्कार किया है, तो उसको भी शुक्राणु वगैरह या किसी भी बाल लेके या डीएनए जो सैंपल लेके किया जा सकता है। एक इसमें मैं बात ऐड करना चाहता हूं कि आपके शरीर में एक शर्करा होती है, फ्रुक्टोज शर्करा, वो केवल और केवल सीमन यानी हिंदी में कहूं तो वीर्य के अंदर ही पाई जाती है। इसके अलावा कहीं पर भी ये फ्रुक्टोज शर्करा नहीं पाई जाती। तो बलात्कार होने पर महिला के यदि वेजाइना के अंदर कोई सुक्रोज वाला पार्ट उपस्थित है यानी उसका रेप हुआ है, बाकी रेप होने फ्रुक्टोज मिलने की संभावना नहीं है। फिर वहां से शुक्राणु के कुछ स्पर्म के कुछ लिए जाते हैं टेस्ट, और उससे क्या किया जाता है, डीएनए का मैच किया जाता है कि किसने इसका रेप किया, यानी अपराधी का पता लगाया जाता है। यह है आपकी क्या है, आपकी डीएनए का फिंगरप्रिंट। ये काफी पूछा जाने वाला प्रश्न भी है। देखो मैंने यहां लिखा, इसको किसी व्यक्ति या पहले तो याद करना खोज करता है इसका एलेक्स जेफरी, और किसी व्यक्ति या विभेद के डीएनए का आरएफएलपी यानी रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म बनाना ही डीएनए अंगुली छाप है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में ही नहीं, इतना आपको याद रखना है। डीएनए की संरचना तथा आनुवंशिकता प्रत्येक जीव में विशिष्ट प्रकार की होती है। हर में डीएनए की जो आकृति संरचना होगी वो सब में अलग अलग होगी, समझ में आ गई, जो दूसरे व्यक्ति में भिन्नता प्रदर्शित करता है। जैसे दो अंगुलियां बराबर नहीं होती है, इसलिए दो डीएनए बराबर नहीं हो सकते किसी व्यक्ति के, समझ में आ गई। प्रत्येक जीव का डीएनए क्रम उसके माता व पिता के डीएनए क्रम का संयोग होता है, यानी दोनों मिलते हैं, समझ में आ गई। यानी माता से आधे पिताजी से आते संयोग करके उस व्यक्ति के या बच्चे के डीएनए का निर्माण होता है। इस तकनीक द्वारा भी देखा ना अपने डीएनए का प्रतिकृति वो आधे आधे जाते हैं ना। इस तकनीक द्वारा किसी भी व्यक्ति के विभिन्न ऊतकों जैसे खून का सैंपल ले लिया, त्वचा का ले लिया, बाल का सैंपल ले लिया, हड्डी का ले लिया, लार का ले लिया, शुक्राणु का ले लिया, की सहायता से अपराधी की पहचान भी की जा सकती है, समझ में आ गई। और इस तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग मद्रास में हुआ 1989 में। डीएनए फिंगरप्रिंट की प्रयोगशाला एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, कहां है, हैदराबाद के अंदर है। एक लाइन यहां बीच में रख गई थी, इस तकनीक द्वारा किसी व्यक्ति, अपराधी, बलात्कारी और किसी बच्चे के माता पिता की पहचान की जा सकती है। तो यहां से अपना डीएनए का चैप्टर होता खत्म। कल पढ़ेंगे अपन आरएनए के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना दोस्तों। ओके, जय सिया राम। छाप लेना इसको, नोट्स बना लो तुरंत।